हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 4 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन? एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट लेक्चर कि अगर पॉपुलेशन हद से ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो वहाँ की जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो पाएगी और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो वो रिसोर्सेज जो हैं उन बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि जो सोसाइटी है वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका एक लिमिटेड नंबर होना चाहिए, वो स्टेबल होनी चाहिए। अब क्या देखा गया है कि लास्ट के कुछ ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। साथ ही साथ लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी इम्प्रूव हुई है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1900 की, तो उस टाइम जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी, बट 2000 तक आते आते मीन्स विद इन 100 ईयर ये पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई, मीन्स 3 टाइम्स हो गई, और 2011 में ये पॉपुलेशन 7.2 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो जिस समय इंडिपेंडेंस मिली थी मीन्स 1947, उस टाइम हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी और 2000 तक आते आते वो अराउंड बिलियन पहुंच गई और 2011 तक वो 1.2 बिलियन पे पहुंच गई। और अगर हम आज भी बात करें तो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ के अराउंड है। तो इस इंक्रीज इन पॉपुलेशन का रीज़न क्या है? इसका एक रीज़न तो है डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जिसे हम MMR बोलते हैं, एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जिसे हम IMR बोलते हैं, एंड एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। इट मीन्स पुराने टाइम में क्या होता था, इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। जो लेडीज़ हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना ही कोई चेकअप कराती थी, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड करवाती थी। इवन जो उनकी डिलीवरी है वो भी वो अपने घर में ही कराती थी किसी दाई की या लोकल लेडी की हेल्प से। तो कई बार ऐसा होता था कि डिलीवरी के टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी जिसकी वजह से उनकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते थे, या कई बार जो इन्फेंट पैदा होता था, जो बच्चा पैदा होता था, उसको भी कई बार सांस लेने में या कोई दूसरी दिक्कत होती थी। तो उस टाइम क्योंकि चाइल्ड डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एट द टाइम ऑफ बर्थ ही डेथ हो जाती थी। बट अब क्या हुआ है, अब मोस्टली लोग जो डिलीवरी करवाते हैं तो हॉस्पिटल में कराते हैं, या अगर घर पे भी कराते हैं तो कोई ना कोई नर्स या डॉक्टर वहाँ अवेलेबल रहता है। और साथ ही साथ जो इन्फेंट्स हैं उनका भी मोर्टिलिटी रेट कम हो गया है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब डिलीवरी होती है उसी टाइम पीडियाट्रिशियन को बुलाया जाता है। और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो रिप्रोड्यूसिबल एज में आते हैं उनके नंबर में भी इंक्रीज हुआ है। तो इन सब रीजंस की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। जो हमारा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का भी मकसद यही था कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसे हम कम कर सके, बट वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। अगर हम 2011 की सेंसस रिपोर्ट यानी कि जनगणना की रिपोर्ट को देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 2% से भी कम है, दैट इज 20/1000 पर ईयर, अ रेट एट विच आर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। मतलब इतने कम परसेंट पे भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसकी वजह से भी अगर इतना कम इंक्रीज हो रहा है उसके बावजूद भी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की, उनमें बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी आई है। स्कार्सिटी मीन्स कमी आ गई है। और चाहे हम जितना मर्जी मतलब अपनी एग्रीकल्चर को या बाकी चीज़ों को इंक्रीज कर दे, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम उस पॉपुलेशन को प्रोवाइड नहीं करवा रहे। तो इस वजह से अब ये ज़रूरी हो गया है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ठोस मेजर्स या कदम उठाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें हो सकता है मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि लोगों को हमें गर्भ निरोध की जानकारी देनी चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि उनकी जो फैमिलीज है वो छोटी रहनी चाहिए, मीन्स एक फैमिली में 1 या 2 बच्चे ही होने चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में या पोस्टर्स वगैरह में यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट लगी होती है, हम दो हमारे दो। तो इसको भी दिखाने का मेन मकसद यही है कि लोगों को ये पता लगे कि एक फैमिली में मैक्सिमम 2 बच्चे ही होने चाहिए। इवन जो अर्बन एरियाज है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे तो लोग एक ही बच्चा रखते हैं।
बट ऐसा देखा गया कि जो अनएजुकेटेड या गरीब लोग हैं उनके 4-4, 5-5 बच्चे भी हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की थी, स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल्स टू 21 ईयर्स। अगर आप अपनी दादी नानी से बात करो तो आपको पता लगेगा उनकी शादी 12 साल में, 14 साल में हो गई थी। और जितनी जल्दी मैरिज होगी तो प्रेगनेंसी भी जल्दी होगी, बच्चे भी ज़्यादा होंगे। और उस टाइम के लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती है। तो इस वजह से अब जो गवर्नमेंट है उसने फीमेल की मैरिजेबल एज 18 ईयर्स और मेल्स के लिए 21 ईयर्स कर दी है। और साथ ही साथ इंसेंटिव्स भी स्टार्ट किए हैं कि जिनकी फैमिली छोटी है उन्हें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव, कुछ प्राइस देगी। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया है। अभी भी लोगों की जो सोच है वो यही है कि एक तो जो हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न है, एक तो यही है कि फीमेल फिटिसाइड या फीमेल फिटिसाइड नहीं कर पाते तो लड़के की चाह में जो है लड़कियों का बर्थ होता रहता है। और एक दूसरी चीज़ ये भी है कि कई जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनके अंदर ये सोच रहती है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा आमदनी का स्रोत होगा, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा बच्चे जो है बनाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो जनरेट किए गए हैं जिनको लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे अच्छा यानी कि सबसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम किसको मान सकते हैं? पहला तो वो यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली मीन्स चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी उसको यूज़ कर रही है वो उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए, इजीली अवेलेबल जहाँ भी वो रहते हैं, चाहे वो गांव में शहर में, वो आसानी से मिल जाए, इफेक्टिव हो, जिस काम के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है वो अच्छे से करे, एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स कि सपोज कोई बेबी ना करने के लिए उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर इन बिटवीन कुछ सालों बाद वो चाहता है कि नहीं उसको बच्चा चाहिए, तो वो चीज़ रिवर्स हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि उससे उसके अंदर परमानेंट ही डिफेक्ट आ जाए, और साथ ही साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उसकी जो सेक्सुअल ड्राइव डिज़ायर है उसके साथ भी कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो अवेलेबल हैं। बेसिकली इनको हम 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैं आपको नोट्स दूंगी उसमें ये सारे मेथड्स पॉइंट वाइज बताए गए हैं। तो टोटल 7 मेथड्स वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली 6 मार्क्स में आ जाता है, या 6 मार्क्स में नहीं भी आता तो 3 या 4 मार्क्स में तो डेफिनेटली आता ही है कि व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गिव एग्जांपल। तो इजी भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहला जो मेथड आता है कॉन्ट्रासेप्टिव का, दैट इज द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मीनिंग होता है जिसमें हम बाहर से कोई चीज़ यूज़ नहीं करते, नेचुरली हम उस चीज़ को होने से रोक रहे हैं, मतलब हमें ओवम और स्पर्म की ज्वाइनिंग को रोकना है। तो इसको रोकने का एक तरीका होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, पीरियड्स जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स जब किसी गर्ल के पीरियड्स चल रही है तो उसके पीरियड्स वाले डे से अगर हम काउंट करें 10 to 17 डे, ये काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो फर्टाइल डेज होती हैं। तो इन डेज के दौरान उनके बीच में कोइटस यानी कि मेटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो है चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी होने के। तो अगर इस टाइम मेटिंग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। बट वही है कि ये मेथड 100% नहीं है, बट इसको यूज में लाया जा सकता है। देन सेकंड नेचुरल मेथड आता है विड्रॉयल और कोइटस इंटरप्टस। इस मेथड में क्या होता है कि ड्यूरिंग मेटिंग जो मेल पार्टनर है वो जस्ट स्पर्म्स रिलीज होने से पहले ही अपनी पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है। थर्ड मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है कि जिस टाइम कोई लेडी लैक्टेशन कर रही है, लैक्टेशन मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फीड कराती है, उस टाइम जनरली उसकी मेंस्ट्रुएशन या ओव्यूलेशन फेज नहीं होता, तो उस टाइम भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस निल होते हैं। मीन्स अगर वो पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड करा रही है तो बहुत ही रेयर है कि उसको कंसीव हो सकता है। बट एज आई टोल्ड यू कि इन मेथड्स में फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, मतलब ये मेथड्स जो है 100% श्योरिटी नहीं देते हैं। तो ये मेथड्स 100% सक्सेसफुल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बैरियर मेथड्स। अब बैरियर का मतलब होता है रुकावट। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ यूज़ की जाएगी जो ओवम और स्पर्म्स को आपस में जुड़ने से रोक सकती है। तो इसके लिए मेल और फीमेल्स दोनों के लिए कॉन्डोम आए जाते हैं।
और ये जो कॉन्डोम है ये बेसिकली रबड़ या लेटेक्स के बने होते हैं। मेल के केस में जैसे आपको यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, जो ऊपर वाली पिक्चर है इट इज़ अ कॉन्डोम फॉर मेल और जो नीचे वाली पिक्चर है इट इज़ अ कॉन्डोम फॉर फीमेल। तो मेल के लिए जो कॉन्डोम होता है उसे मेल अपने पेनिस पे इंसर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जब वो स्पर्म्स रिलीज करेगा या सीमेन रिलीज करेगा तो वो फीमेल के ट्रैक में नहीं जा पाएंगे, वो उसी कॉन्डोम के अंदर ही रह जाएंगे और कंसेप्शन नहीं होगा। तो इसमें भी एक जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है दैट इज निरोध, और ये बहुत सारे सिविल हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोग इस चीज का यूज करें। इसके अलावा इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि एक तो ये चीप रहते हैं, सस्ते पड़ते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और साथ ही साथ ये पेशेंट को या जो मेल है उसको बहुत सारी एसटीआई होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब इस तरह की जो खतरनाक बीमारियां हैं उनसे भी उसको बचा सकते हैं। और साथ ही साथ ये डिस्पोजेबल है, मीन्स एक बार यूज करके इनको थ्रो किया जा सकता है। सेल्फ इंसर्टेड अपने आप इंसान यूज कर सकता है, तो उसको किसी डॉक्टर की या किसी और पर्सन की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा बैरियर मेथड्स में आते हैं डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स। ये भी कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो रबड़ के बने होते हैं और इन्हें बेसिकली जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि मेटिंग के दौरान जो सर्विक्स है वो कवर्ड रहे और जो स्पर्म्स है वो उसमें एंटर नहीं कर पाए। और ये रीयूजेबल है, मीन्स इनको एक बार यूज करके वॉश करके दोबारा से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड कैटेगरीज में आती है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स, कि कुछ क्रीम, जेलीज या फोम्स ऐसी आती हैं उसको भी अगर मेटिंग के दौरान लगा लिया जाए तो वो स्पर्म्स की एंट्री को रोक देते हैं, या अगर स्पर्म्स आ भी जाए तो स्पर्मिसाइडल का मतलब वो स्पर्म्स को किल कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसके बाद जो इसमें थर्ड कैटेगरी आती है मेथड्स में, वो आते हैं इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, इस लेसन में से एब्रीविएशंस मतलब कि शॉर्ट फॉर्म बहुत सारी आती हैं, तो जो भी यहाँ पर आपको वर्ड्स बोल्ड में दिए हुए हैं आपने उनको अच्छे से याद करना है। जैसे पहले एक वर्ड आया था आपका फर्स्ट वाले पेज पे, मैटरनल मोटिलिटी रेट MMR, इसी तरह से इन्फेंट मोटिलिटी रेट आया था। इसी तरह से इस पेज पे भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगी, जैसे अभी हम कर रहे हैं IUD मीन्स इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, तो इस तरह की शॉर्ट फॉर्म्स इसमें आ सकती हैं। अब इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यूट्रिन का मतलब यूट्रस के, और डिवाइसेस यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिन्हें डॉक्टर या नर्सिस जो है यूट्रस के अंदर रख देती हैं वेजाइना के थ्रू ले जाकर, और ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं ये आगे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। और ये नॉन मेडिकेटेड होते हैं। नॉन मेडिकेटेड मतलब इन पे किसी मेडिसिन की कोटिंग नहीं होती, जैसे लिपिज लूप। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉपर रिलीजिंग होती हैं, मतलब जिनमें जो एक बार बॉडी में जाने के बाद कॉपर आयंस रिलीज करती हैं, जिसमें कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 आता है। और कुछ IUDs ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टासर्ट और LNG। तो ये इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस काम कैसे करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। जब ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं और मेटिंग के दौरान जब स्पर्म्स आएंगे तो ये उन स्पर्म्स को फैगोसाइटोस कर देंगे, मतलब खा जाते हैं, और इनमें से जो कॉपर आयंस निकलती हैं वो उन स्पर्म्स की मोटिलिटी मतलब हिलने डुलने की पावर को खत्म कर देती हैं, और साथ ही साथ जो स्पर्म्स की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है मतलब कि ओवम के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी है उसको भी खत्म कर देती हैं। इसके अलावा जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs होते हैं वो यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं, जिसकी वजह से उसमें इम्प्लांटेशन मतलब कि बच्चा जो है वो आके जुड़ नहीं पाता, और जो सर्विक्स है वो भी स्पर्म्स को लेने के काबिल नहीं रहता। तो IUDs आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स माने जाते हैं फीमेल्स के लिए, अगर वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहती हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट जो मेथड है जो फीमेल्स यूज़ करती हैं वो यही मेथड है। उसके बाद फोर्थ जो मेथड इसमें आता है वो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि दवाइयों को खाना। तो इसमें प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन वाली कुछ दवाइयां हैं जिसे फीमेल्स दवाइयां मुंह के थ्रू मतलब खाकर ले सकती हैं, और ये जनरली टैबलेट्स की फॉर्म में होती है जिन्हें हम पिल्स भी बोलते हैं। इन पिल्स को लगातार 21 दिनों तक लेना होता है, और जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मतलब जो महीने आते हैं उसके शुरू के जो 5 डेज है
उस दौरान इनको लेना चाहिए और फिर 21 दिन की साइकिल होने के बाद फिर 7 दिन रुक के फिर दोबारा इनको स्टार्ट करना चाहिए। और जब तक कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तब तक वो इन दवाइयों को रेगुलरली ले सकती है। बट यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनमें से जो मेडिसिन वाले मेथड हैं उसे कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये हार्मोन्स पे अफेक्ट करते हैं। तो कई बार इनकी वजह से ऐसा भी हो जाता है कि परमानेंट इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी कभी ये कोई दवाई लेता है तो उसे डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। तो ये मेडिसिन ओव्यूलेशन को रोक देती हैं और साथ ही साथ इम्प्लांटेशन मतलब बेबी को अटैच भी नहीं होने देती। इसके अलावा जो सर्विकल म्यूकस होता है जहाँ से स्पर्म एंटर करते हैं ये उसको भी बढ़ा देती हैं ताकि स्पर्म्स अंदर एंटर ही ना कर पाए। तो इसमें भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे ज़्यादा फीमेल्स के द्वारा यूज़ की जाती है वो है सहेली। और जितनी भी पिल्स आजकल मार्केट में आ रही हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और सबसे ज़्यादा अच्छी भी है, बिकॉज ये नॉन स्टेरॉयडल है। ज़्यादातर जो पिल्स आती हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं और स्टेरॉइड्स जो है वो हमारे हार्मोन्स पे अफेक्ट करती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी वजह से कई बार जो है लेडीज़ जो है वो परमानेंटली भी इनफर्टाइल हो जाती हैं। बट ये नॉन स्टेरॉयडल है तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। और ये वंस अ वीक पिल मतलब पूरे हफ्ते में एक ही बार लेनी होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बाकियों के कंपैरेटिवली बहुत कम है, होते हैं बट बाकियों से कम है। बट ये भी दवाई ऐसी है जो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे 5th मेथड आता है वो है प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज इंजेक्शन और इम्प्लांट। कि कई बार वैसे तो देखो जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है ये दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली बनते हैं, बट कई बार इन हार्मोन्स को इंजेक्शन की फॉर्म में या स्किन के अंदर इम्प्लांट की फॉर्म में भी लिया जा सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इम्प्लांट में क्या होता है स्किन के अंदर एक छोटा सा कट लगा देते हैं और उसमें इसको डाल देंगे। अब ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं इन ट्यूब्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भरा होता है। तो जब हम इसको स्किन में डाल देते हैं तो ये धीरे धीरे इसके आगे एक छोटी सी टिप होती है, वहां से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिलीज होते रहते हैं। तो जब ये रिलीज होते रहेंगे तो इनके रिलीज होने की वजह से जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स हैं कौन कौन से FSH और LH जिनकी वजह से सारा कुछ हो रहा था ये उन हार्मोन्स को बनने नहीं देते हैं। ठीक है, और इनका भी मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल पिल्स की तरह ही है और ये ज़्यादा समय तक इफेक्टिव रहते हैं। और इनको कोइटस के मतलब मेटिंग होने के 72 घंटे यानी कि 3 दिनों के अंदर भी लिया जा सकता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मान लो कि किसी को पता नहीं था और उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, या कई बार ऐसा हो जाता है कि रेप हो जाता है और उस केस में कोई पर्सन नहीं चाहता वो प्रेग्नेंट हो, तो ये मेटिंग होने के 3 दिन के अंदर भी दवाई ली जा सकती है। इसके बाद जो लास्ट इसमें आते हैं वो है सर्जिकल मेथड्स, जिन्हें हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। ये मेथड्स अभी तक हमने जितने मेथड्स पढ़े वो सारे मेथड्स कैसे थे, टेम्परेरी मतलब कि जब तक कोई इंसान उनको यूज़ करना चाहे तब तक वो कर सकता है, लेकिन अगर उसको लगे कि उसको दोबारा से प्रेग्नेंट होना है तो वो उनका यूज़ बंद कर सकता है। बट अब जो मेथड पढ़ने वाले हैं सर्जिकल मेथड या जिसे हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ये एक टर्मिनल मेथड है। टर्मिनल का मतलब होता है एंड, कि जब किसी इंसान ने बस सोच लिया है कि अब इसके बाद तो मुझे बेबी करना ही नहीं है, तब वो इस मेथड की तरफ मूव ऑन करता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिवर्सिबल होना चाहिए, कि अगर कोई चाहे कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो तो वो हो सके। लेकिन ये मेथड क्योंकि टर्मिनल है तो इसलिए इसमें चांसेस नहीं है कि कोई दोबारा से प्रेग्नेंट हो सकता है या कोई मेल बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। ये बिल्कुल उसकी उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जनरली 2 टाइप्स का होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, और अगर हम मेल्स की बात करें तो इसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, या आम शब्दों में आपने हिंदी में सुना होगा। जो मेल्स हैं उसमें हम इसको बोलते हैं नसबंदी और जो फीमेल्स हैं उसमें हम इसको बोलते हैं नलबंदी। तो वेसेक्टोमी में क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे टर्म आ रही है वैस और यहाँ पे टर्म आ रही है ट्यूब। तो अगर मैं आपको इस डायग्राम की तरफ लेके जाऊँ, जब हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने यहाँ पे वास डेफरेंस के बारे में पढ़ा था, जो यहाँ स्क्रोटम से होते हुए सारी सिक्रीशंस को ले जाकर इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर लेके जाता है। तो इस टेक्निक में क्या करते हैं, स्क्रोटम के अंदर एक कट लगा के इस वास डेफरेंस को ही बीच में से कट कर देते हैं और कट करने के बाद दोबारा से सील देते हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे स्पर्म्स बन भी रहे हैं तो वो स्पर्म्स आगे तक मूव ऑन
नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसको नाम दे दिया वैसेक्टोमी, क्योंकि पर्टिकुलरली जो वास डेफरेंस है उसको यहाँ पे कट और टाई किया जा रहा है। ऐसी जो ट्यूबेक्टोमी है वहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती थी उसको कट करके टाई किया जाता है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया ट्यूबेक्टोमी। तो इनमें हम जनरली स्क्रोटम में एक स्मॉल इंसिजन करेंगे और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब में एक स्मॉल इंसिजन करके उनको बांध देते हैं। और ये टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब इसमें आप कह सकते हो कि 99% चांसेस हैं कि कोई पर्सन जो है वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट 1% चांसेस इसलिए रहते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन अच्छे से ना हुआ हो। अदरवाइज ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और रिवर्सिबिलिटी कम है, यानी कि आप इसको दोबारा से पहले जैसा नहीं कर सकते। सपोज किसी पर्सन ने ऑपरेशन करा लिया और वो सोचे कि मैं उस ऑपरेशन को ख़त्म करा के फिर से पहले जैसा हो जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने 6 मेथड्स पढ़े, उन नोट्स में आप 7 मेथड पढ़ोगे, क्योंकि हो सकता है किसी मेथड को उन्होंने 2 कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया हो। तो जनरली अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपने ये मान के चलना है कि आपने 6 पॉइंट्स देने ही हैं, जिसमें आपके नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, मेडिसिन्स जिसको हमने पिल्स बोला था, देन इंजेक्शंस, देन ये सर्जिकल मेथड, और एक जो हमने इससे पहले पढ़ा था आईयूडीज। ये मेथड्स आपको उसमें एक्सप्लेन करने आ सकते हैं। अब लास्ट इसमें जो चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि किस पर्सन को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए, कौन सा उसके लिए सुटेबल रहेगा। इसके लिए उसे क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर कोई पर्सन जो है या कोई लेडी है उसे अपने आप से किसी मेडिसिन को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये इतना ज़्यादा हार्मोन्स पे इफेक्ट करते हैं कि इसकी वजह से हो सकता है वो कभी माँ बन ही ना पाए। तो इसलिए जब भी ये मेथड्स यूज़ करने चाहिए तो डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी मैंडेटरी है, क्योंकि हर एक की अपनी बॉडी है, हो सकता है एक मेथड एक को सूट कर रहा है तो दूसरे को सूट ना करे। और ये क्योंकि नेचुरल जो प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है उसको रोक रही हैं, तो इसलिए इनसे या तो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है या 2 बच्चों के बीच में गैप दिया जा सकता है। बट फिर भी इस मेथड को यूज़ करने से पहले एडवाइस लेनी जरूरी है। और साथ ही साथ इन मेथड्स की हेल्प से हम अनकंट्रोल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको रोक सकते हैं। बट कई बार ऐसा देखा जाता है कि थोड़े बहुत इल इफेक्ट्स इनमें हो सकते हैं, जैसे नोजिया, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, या किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाना। जैसे नॉर्मली अगर किसी को डेट्स 28 डेज में आती हैं तो हो सकता है मेडिसिन लेने से उसकी 20 या 25 डेज में भी आ सकती हैं, या ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। बट ये सिम्टम्स बहुत ही रेयर है, और ये मैं वही बता रही हूँ अगर डॉक्टर्स की सलाह से लिए जाएंगे तो ये सिम्टम्स भी जो है निगलेक्ट हो जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक आइडियल अच्छी चीज़ है जिससे कि हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी बॉडी को भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रख सकते हैं और बच्चों में भी प्रॉपर गैप दे सकते हैं।